इनको कुछ करना था, किसी के अंदर उमंग थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मेरा नाम हो जाए कि मैं तो बस पता नहीं क्या कर गया, और ये स्कीम लिया है, स्टेप है। फिर काफी सारे जो सैनिक है ना, वो बड़ी उनकी कई वीडियोस ऐसी आती है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, खाना ऐसा मिलता है, अधिकारी ऐसा बर्ताव करते हैं, तो कैसा सच में होता है? और सेना का बजट क्या सरकार को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम कि या सेना में जो इस समय जो काम कर रहे हैं, जो बड़े पद पे हैं, जो अधिकारी हैं, वो विरोध नहीं कर सकते अग्निवीर योजना का। अब जो अग्निवीर का जो मुद्दा है, ये मैं कहूँ कि पूरे हरियाणा के जवान मैंने इतने निराश देखे हैं। अग्निवीर से पहले मैं देखती थी सुबह-सुबह सर 6 बजे बहुत सारे जवानों को देखती हूँ रेस लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए, और हर महिला कहती है हमारा छोरा फौज की तैयारी कर रहे हैं। अब 100 में से सिर्फ 20% महिलाएं ऐसा बोलती सुनते, और वो भी बहुत दुख में कि ठीक है रेस मारे फौज में हो जाएगा तो ठीक से ना, तबे वे देखांगे कि मोर। तो ये सेना के लिए बड़ा घातक है अग्निवीर। बिल्कुल, ये पता नहीं कैसी पॉलिसी, क्यों ये कई बार होता है ना कि कुछ करो। मेरे को लगता है ये ऐसे वाली पॉलिसी रही है कि शायद इस सरकार में कोई है जो चाहता था भी कुछ मैं करता हुआ देखूं, दुनिया मुझे याद रखे मैंने ये किया। कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पॉलिसी का कोई आधार नहीं दिखता, इस पॉलिसी से कोई होने वाला फायदा नहीं दिखता। और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि हमें फौज की जो औसत उम्र है वो ज्यादा थी और उसको हम कम करना चाहते हैं। ये बात इन्होंने ऑफिशियली कारण दिया है। अब ये ठीक है, औसत उम्र कम हो जाएगी, मान ली, लेकिन एक बात ऐसा ही एक और भी बात होती है कि कोई भी चेन उतनी स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक। या अब आप इस बात को यूं मान लो कि एक ग्रुप है, वो उसको 10 किलोमीटर चल के जाना है। उस ग्रुप में एक 8 लड़के ऐसे हैं जो यंग हैं, जो 25 साल से कम है, 2 ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं। कौन स्पीड, किसकी स्पीड पे चलेगा ये ग्रुप? 30 साल वालों की स्पीड पे चलेगा ना। तो उस औसत उम्र का कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि आज के दिन भी सेना में जो ये कह रहे हैं कि भी अग्निवीर आखिर में जाके 50% हो जाएंगे, बल्कि इनके कुछ समर्थक तो कहते हैं कि 65% हो जाएंगे। आप कितने ही बना लो, उनकी उम्र बेशक कम हो, लेकिन उनको जो लीड करने वाले हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनकी उम्र में तो फर्क नहीं पड़ा ना। उनकी उम्र तो बल्कि 4 साल बढ़ गई, क्योंकि अब सिपाही की नौकरी तो इसके बाद शुरू होएगी, इन 4 साल तो काउंट नहीं होंगे। तो अब पहले जो सिपाही भर्ती होता था 18 साल का, और मान लो हवलदार बन जाता था वो 30 साल की उम्र में, अब वो सिपाही बनेगा 22 साल की उम्र में, 4 साल अग्निवीर रहने के बाद। तो हवलदार बनेगा वो 34 साल की उम्र में। तो आपकी औसत उम्र तो बेशक कम हो गई, लेकिन आपकी जो एक्चुअल वर्किंग फंक्शनल एज है वो तो आपके लीडर की तो बढ़ गई। लेकिन ये कारण इन्होंने जनता को समझाने के लिए, फिर वो कहते हैं, इसके समर्थन में उन्होंने क्या बात बोली कि जी ये देखिए अमेरिका की फौज में उम्र इतनी कम है। पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिका में कम है, फलाने उसमें इजराइल में कम है, ये बात जो है ये एक बहकाने वाली बात है। कैसे बहकाने वाली बात है? अमेरिका में सैनिक की एवरेज उम्र कम इसलिए है कि वहां का जवान फौज में नहीं आता। वहां पे इंसेंटिव देते हैं वो कि आप फौज में आओ, फिर इंसेंटिव उसको देते हैं आप रहो। वो चाहते हैं कि उनके जो सैनिक आए वो लंबे समय के लिए आए, क्योंकि लंबे समय के सैनिक से फायदा है आपकी सेना को बनिस्बत ये जो छोटे समय वाले हैं। वहां पे प्रॉब्लम है कि लंबे समय के लिए वो नहीं आना चाहते, तो उस बात की यहाँ तुलना आप नहीं कर सकते। वो एक
अलग इनफेक्ट उल्ट बात है। यहाँ तो लोग आने को तैयार हैं, वहां पे आने को तैयार नहीं है, तो ये आप कैसे उस बात को उदाहरण दे सकते हैं यहाँ के लिए। जहाँ तक बात है इजराइल की, इजराइल एक छोटा देश है, उसके पास और बाकी काम भी समाज में होने होते हैं। वो यहाँ पे लगातार सैन्य में नहीं रह सकता उनका आदमी, तो उनका एक रिजर्व सिस्टम है जिसमें हर एक नौजवान सेना की ट्रेनिंग लेता है, लड़कियां भी लड़के भी, और जरूरत पड़ने पे आता है। फ्रांस का उदाहरण आप नहीं ले सकते। फ्रांस में सेना में कमी है, इसीलिए वो बाहर से एक भारतीय नौजवान भी फ्रांस की सेना में भर्ती हो सकता है। उनके पास एक फॉरेन लीजन नाम की एक टुकड़ी है जो वो बाहर से भी लेते हैं। रशिया वाले हैं, वो कोरिया से ले रहे हैं आज के दिन सैनिक। तो ये जो इन्होंने उदाहरण दिए वो बिल्कुल बहकाने वाले उदाहरण थे। तो ये जो है ना, लेकिन ये तो थे जो इनके सोच विचार में कमी थी। अब इसका सेना पे क्या असर होना है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है एक कॉवनेंट। कॉवनेंट का मतलब होता है एक वचन। जब जैसे एक अनरिटन वचन होता है, आपके माँ बाप अपने बच्चे को एक कॉवनेंट देते हैं कि हम तेरा देखभाल करेंगे जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक कॉवनेंट है कि वो अपने माँ बाप की देखे। ये अनरिटन कॉवनेंट है। ऐसा ही कॉवनेंट जो है वो एक कुछ देशों में ये रिटन है। जैसे इंग्लैंड के अंदर ये कॉवनेंट एक रिटन पॉलिसी है, लेकिन बाकी देशों में जिसमें भी एक अच्छी सेना है उसमें ये कॉवनेंट होता है कि सैनिक अपनी जान देने की वचन देता है देश की रक्षा के लिए। बदले में देश उसको एक वचन देता है कि तू अगर मर भी गया तो तेरा जो पीछे भी जो भी तेरी जिम्मेवारियां रह जाएंगी वो हम पूरी करेंगे। ये एक कॉवनेंट है। ये कॉवनेंट जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना और देश के बीच में बहुत जरूरी है और इसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये जो अग्निवीर स्कीम है ये उस कॉवनेंट को तोड़ती है। कैसे तोड़ती है? आप पहली बात उसको 4 साल लेते हो, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया। उसके इस दौरान भी अगर उसको नुकसान, मतलब जानी नुकसान होता है माली, तो उसको एक इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल जाएगा और कुछ उसको एक वन टाइम ग्रांट मिल जाएगी। 40 लाख की वन टाइम ग्रांट है। बाकी उसका वो है इंश्योरेंस का 48 लाख, और उसके बाद उसको गुड बाय है। उसके बाद उसका परिवार कहीं जाए, क्या कैसे ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उस कॉवनेंट को तोड़ते हैं। दूसरी चीज जो है प्रॉब्लम, वो है सैनिक को डिग्रेड करता है। देखिए, दुनिया में सब जगह, आपके ऑफिस में भी एक हायरार्की होगी। एक लड़का है जो चाय वगैरह देता होगा और एक आपका एमडी है, और इसके बीच में बाकी लोगों की अपनी अपनी पोजीशन है। भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका भी एक ऐसे ही हायरार्की है। उस हायरार्की में सैनिक जो था तीसरे पायदान से शुरू होता था। उससे जो पहले वाले 2 पायदान थे उनमें से जो सबसे पहला है उसको MTS कहते हैं, मल्टीटास्क स्पेशलिस्ट, यानी कि वो जो कोई ड्राइवर है, कोई पीएन है, इस टाइप का। उसकी तनख्वाह आज कम से कम जिस दिन वो ज्वाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो DA मिला के 34,000 बनती। मात्र 34,000। मात्र 34,000। और उसके अलावा वो NPS में सरकार उसके को देती है मैचिंग कंट्रीब्यूशन के। अगर वो 10% दे रहा है तो सरकार भी 10% देगी। तो आप कह सकते हैं कि उसकी इन हैंड पे NPS कंट्रीब्यूशन के बाद 30,000 है, जिस वो शुरुआत हो गई। अग्निवीर को क्या मिलता है? कुल टोटल 30,000, MTS से 4,000 कम। उसमें से 10% ये देता है, ये जो सेवा निधि है उसके लिए। यानी कि उसकी इन हैंड जो तनख्वाह है वो MTS से नीचे। अग्निवीर नाम का कोई पद जो बाकी सरकारी पद हैं उनके साथ मैच नहीं करता, तो ये उनसे नीचे अलग है। तो आपने उसको डिग्रेड किया, उसके
स्टेटस को भी डिग्रेड किया है, उसकी पे को भी कम किया है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो इन्होंने अग्निवीर बना के किया है, वो सेना के जो कार्य क्षमता है, जिसको कॉम्बैट एफिशिएंसी कहते हैं, उसके ऊपर असर डाला है। जैसा मैंने बताया आपको कि अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, वो लंबे समय के लिए सैनिक लेना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय में वो अच्छा ट्रेन हो जाता है, उसका बाकियों के साथ उसका दोस्ती, उसका स्वभाव बाकियों के साथ जुड़ जाता है। सेना में कोई अकेला काम नहीं करता, टीम के तौर पे काम करते हैं। तो वो जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है फौज की, वो लंबे समय के जो सैनिक हैं उनके कारण बढ़ती है, छोटे समय वालों के कारण नहीं बढ़ती है। अब ये जो है दूसरा, इन्होंने जो एक एज पे एक और बात मेरे को ध्यान में आती है जो बतानी जरूरी है, कि ये कहते हैं ना कि यंग होना जरूरी, नहीं तो कष्ट नहीं सह पाता। ये भी एक बड़ी बहकाने वाली बात है। जो स्टडीज हैं, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐसी स्टडीज जो ऑथेंटिक स्टडीज हैं, वेल रेप्यूटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हैं, जो फुटबॉलर और मैराथन रनर्स होते हैं, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी और मैराथन दौड़ने वाले, उनकी पीक परफॉर्मेंस आती है लगभग 32 से 35 साल की उम्र में। ये फैक्ट है। इवन सेना में एक बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, सालों से चल रहा है ये, हम पता नहीं कितने सालों से। उसमें 18 से 35 साल का जो वर्ग होता है उम्र का, उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी, जबकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी में इतना फर्क नहीं पड़ता कि तो ये जो इनकी सारी कहानियां हैं, ये कहानियां ही हैं, काल्पनिक कहानियां हैं। एक इनको कुछ करना था, किसी के अंदर उमंग थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मेरा नाम हो जाए कि मैं तो बस पता नहीं क्या कर गया, और ये स्कीम ले आए। एक्चुअली अगर इनको जरूरत थी, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, ऐसा नहीं कि हमें ढूंढ के लाना था। अगर इनको जरूरत थी तो उस चीज को थोड़ा अच्छी तरह लागू करके इस बात के ऊपर ये पूरा किया जा सकता। कैसे? जो कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जिसमें एक सर्विसमैन की 10% की रिजर्वेशन कानूनन है, आज के दिन है वो। उनमें हैं जितने भी ये सेंट्रल पुलिस वगैरह हैं और स्टेट पुलिस भी हैं, डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं वो हैं। अब आप ओवरऑल अगर इनकी वैकेंसी मानो तो 80 लाख के आसपास ऐसी ईएसएम की वैकेंसी हैं भारत में, लेकिन उनमें से सिर्फ 80,000 भरी गई हैं। ये फर्क क्यों है? क्योंकि ईएसएम को उसके लिए तैयार नहीं करा जाता। इंस्टीट्यूशनल, मतलब एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम इन्होंने नहीं क्रिएट किया है कि उन वैकेंसीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। वो क्रिएट किया जा सकता था। अगर आप ऐसा करते तो इनको 7 से 10 साल फौज में रहने के बाद उसको आप साइड स्टेप कर सकते थे, ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके तहत। उससे लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता और फौज को भी फायदा होता। फौज में भी वो 7 से 10 साल रह जाता तो फौज की एफिशिएंसी भी बनी रहती। बाकी और वो जो पेंशन का, जो इनको असली दुख तो इनको पेंशन का था, तो वो भी फिर वहां पे बट जाता। लेकिन वो करने के बजाय इन्होंने ये किया, ये जो स्टेप लिया, जो एक बिल्कुल ही अननेसेसरी और बड़ा सब ऑप्टिमल स्टेप है। सर, काफी सारे जो सैनिक है ना, वो बड़ी, उनकी कई वीडियोस ऐसी आती है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि खाना ऐसा मिलता है, अधिकारी ऐसा बर्ताव करते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, मैंने कई सारे सैनिकों की देखी ऐसी देखो, वीडियोस। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों किस्म के वो तो मिल जाएंगे, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। ये ऐसा नहीं है। कोई भी सिस्टम जो 80% से ऊपर एफिशिएंट है, उसको हमें मान लेना चाहिए कि वो ठीक ही है सिस्टम। तो जो सेना का ये जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक है, 80 से ज़्यादा एफिशिएंट है।
कई बार उसकी प्रॉब्लम कोई और होती है। देखो, फौज में डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। कोई भी फौज जो है ना, उसके दो ही बातें हैं जिन पे उसकी निर्भर करती है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। आप जितना ज्यादा उसको ट्रेन करोगे वो उतना अच्छा काम करेगा। और दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर तो हमारे पास, हम एक हथियार वाली मॉब है, और बड़े हथियार वाली मॉब तो बड़ी खतरनाक होती है अगर डिसिप्लिन ना हो। तो डिसिप्लिन तो एनफोर्स करना पड़ेगा और सख्ती से एनफोर्स होना चाहिए सबके ऊपर। अब जो अग्निवीर हैं, अब जो जवान भर्ती होंगे और मान लो उसी समय जंग हो गई, तो उनकी क्या भागीदारी रहेगी उस दौरान? हथियार चलाना शायद वो उतने सक्षम तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अभी असली लड़ाई एक्चुअली में तो लड़ाई हुई नहीं है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे देखो परफॉर्मेंस। लेकिन हम एक पुरानी लड़ाइयों में क्या हुआ है उसका उदाहरण हमारे सामने है। और कोई भी व्यक्ति कैसे बर्ताव करता है ऐसी सिचुएशन में, वो हमारे पास उदाहरण हैं। तो जल्दी से ट्रेन किए हुए अध कचरा जो सैनिक है, वो परफॉर्मेंस उसकी कभी अच्छी नहीं रही है पुरानी लड़ाइयों में, तो आगे कैसे अच्छी रह सकती? तो मैं मानूं कि भारत की सेना ताकतवर थी कभी, और जो अग्निवीर आने के बाद बहुत कमजोर साबित हो सकती है। हो सकती। और इसके क्या मानूं कि परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य के लिए? देखिए, ये जो स्कीम है ये ठीक नहीं है, इसको बदली किया जाना चाहिए। अब इसका एक्चुअली कितना असर हो रहा है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। तो लेकिन जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से ये जो व्यवस्था है ये पुरानी व्यवस्था से कमजोर है। और सेना का बजट क्या सरकार को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम कि जो पुराने विमान उड़ा रहे हैं, कितने सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। वो किसी जंग में नहीं गए, वो सिर्फ के उनके प्लेन क्रैश हुए हैं। इंडिविजुअल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में तो हो सकता है कोई और कारण भी रहा हो, लेकिन देखिए मोटे तौर पे ये वो आप कहते हैं ना सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो ये है आम तौर पे पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि आपकी जो जीडीपी है उसका लगभग 3% आपको अपने सैन्य बल बनाने पे खर्च करना पड़ेगा। ये ट्रम्प पिछले अपने उसमें जब पहली बार प्रेसिडेंट था और इस बार भी इसका यूरोपियन से इसी बात पे झगड़ा रहा है, तो ये उनको यही कहता रहा है कि तुम 3% पे लेके आओ। वो नहीं कर रहे थे इतना खर्च, तो ये कह रहा था कि तुम 3% पे लेके आओ। तो और ये लगभग एक जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि 3% के आसपास जीडीपी एक देश अपने डिफेंस पे खर्च कर सकता है, उससे उसको फायदा ही होगा, उसकी सेना अच्छी मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं होगा। हम खर्च कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से 2% से कम। अब क्या है कि एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है कि सेना का बजट तो पे और पेंशन खा जाती है। ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है जो सरकारी भाषा बोलते हैं उनके द्वारा। देखिए, हम आंकड़ों की बात करें, अमेरिका के जो सेना है उसका जो पे एक्सपेंडिचर है वो है 24% उनके टोटल बजट का। लगभग इतना ही चाइना की जो पीएलए है, पीएलए में तीनों आते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये जो है लगभग इतना ही हमारा है। तो जहां तक पे का सवाल है, वो तो जब आपका बजट 2% से कम है जीडीपी के, तब भी आपका पे जो है वो लगभग 24% आ रहा है। एक सेगमेंट हमारे यहाँ पे ना, एक डिफेंस सिविलियन भी एक सेगमेंट है, काफी बड़ा सेगमेंट है, लगभग 4 लाख से ऊपर उसमें है, तो उनका जो है वो भी फौज के साथ मिलाया जाता है, तो ये फिगर फिर बढ़ जाती है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फौजी सेगमेंट की।
फिर आते हैं हम पेंशन पे। अब अमेरिका में पेंशन एक्सपेंडिचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वहां पे लोग सर्व नहीं करना चाहते लॉन्ग, वो आते भी हैं तो छोटे समय के लिए आते हैं, तो पेंशनेबल सर्विस तक नहीं पहुंचते हैं। तो लेकिन वहां पे एक डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स है। उस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स का जो बजट है वो जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उससे अलग है, और वो लगभग उसका 20% है। यानी एक तरह से वो डिफेंस बजट का 20% पेंशन्स में दे रहे हैं, क्योंकि वेटरन्स को जा रहा है वो जो फौजी। तो एक्चुअली अमेरिका का टोटल अगर आप देखें तो वो जो टोटल उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका लगभग 40% हिस्सा पे एंड पेंशन्स में जा रहा है। हमारा भी इतना ही जा रहा है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे जीडीपी का 3% डिफेंस को देंगे तो ये पे एंड पेंशन वाला हिस्सा कम हो जाएगा। इसकी जो परसेंटेज है वो ड्रॉप होके आ जाएगी, लगभग 18% हो जाएगा पे का, और लगभग 6% हो जाएगा पेंशन का। तो लगभग 24% का टोटल का, जो कि अमेरिका और चाइना वगैरह से काफ़ी कम होगा। वो कम इसलिए होगा कि सच्चाई ये है कि भारत में जो व्यक्ति है उसकी कीमत कम है सब जगह। आपके मीडिया में भी जितना आप लोग काम करते हो कि शायद उससे कम ही मिलता है, और यही बात फौज में भी है। तो ये पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सस्ते सैनिक भी नहीं रखना चाहते। और अग्निवीर जब 4 साल बाद आएंगे तो उनके पास क्या काम बचेगा? उनको बंदूक चलाना आता है तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे वो, और सारे यूथ ही होंगे। देखो ये कह रहे हैं कि हम 100% को नौकरियां देंगे सरकारी, देखते हैं कैसे देंगे। अभी आ जाएगा, अगले साल वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। और भर्ती भी बड़ी कम हुई है जब से अग्निवीर योजना आई है। जो इंटरेस्ट ही नहीं रहा है जवानों का। जो थे ना ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट एरियाज, उनमें तो बहुत कमी आई है, जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट जैसे अपना हरियाणा। लेकिन जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना तो आसान है। हमारे देश में तो इतनी बेरोजगारी है, तो इंजीनियर मिल जाते हैं आपको 10-12 हज़ार के, तो इनको मिलते रहेंगे। पर वो कितने मोटिवेटेड होंगे, कितना उनके अंदर जज्बा होगा, कितना उनकी ट्रेनिंग होगी, वो बातें हैं देखने वाली। और अक्सर ये भी माना जाता है कि सेना में पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, और शायद किसी राज्य की इतनी मैं कहूँ कि भागीदारी नहीं जितनी 2 राज्यों के सेना में। ऑन एवरेज जो मतलब अगर आप पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन से वो देखो तो सबसे ज़्यादा आता है हिमाचल का, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये हैं जो ज़्यादा सैनिक आते थे। अब ये देखते हैं इसके अग्निवीर के बाद क्या होता है। तो अग्निवीर के परिणाम कहें कि वो ना देश के लिए अच्छे हैं, ना वो सेना के लिए अच्छे हैं, ना वो आने वाले यूथ के लिए अच्छे हैं। नहीं, सही, आप सही कह रहे हैं। मैं तीनों बातों से सहमत हूँ। तो इससे सेना का कोई भी व्यक्ति या सेना में जो इस समय जो काम कर रहे हैं, जो बड़े पद पे हैं, जो अधिकारी हैं, वो विरोध नहीं कर सकते अग्निवीर योजना का?